दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार त्रिवेदी हमारी पुष्कर कन्वेंशन ऑन ब्लाइंड एम्पावरमेंट 2017 का तीसरा सत्र लेकर के आज आप सबके बीच में हाजिर हुआ हूं। इस सत्र का विषय था सामान्य सहकर्मियों के साथ एकीकरण कैसे स्थापित किया जाए, या हमारे ऑफिस में हमारे वर्क प्लेस पर हम किस प्रकार अपनी योग्यता प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें मॉडरेटर रहे श्री सूर्य प्रकाश शर्मा सर, जो कि जयपुर में कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं। मुख्य वक्ता के रूप में रहे श्रीमान चेतन शर्मा जी, जो कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और चेयरपर्सन के रूप में थे श्रीमान केपी सिंह जी, कृष्णपाल सिंह सिसोदिया साहब, जो कि अजमेर रेवेन्यू बोर्ड में सीनियर अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन दोस्तों, इस सत्र की रिकॉर्डिंग सुनने से पहले एक बार फिर मैं आप सबको याद दिला दूं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर, जहां पर रोजाना 2 न्यूज़पेपर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाती है, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर। राजस्थान पत्रिका ह्यूमन वॉइस में और दैनिक भास्कर लेखा नामक टीटीएस की आवाज में। और रिकॉर्डिंग अजमेर के ही नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर आप इंपॉर्टेंट ऑडियोज प्राप्त कर सकते हैं, जीके संबंधित, समसामयिक विषयों से संबंधित, संस्कृत विषय से संबंधित और विभिन्न चर्चा परिचर्चाओं से संबंधित। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना न भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 09414868659 पर अपना नाम और ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पुष्कर कन्वेंशन ऑन ब्लाइंड एम्पावरमेंट 2017 के तीसरे सत्र में सूर्य प्रकाश शर्मा सर के साथ, जो कि मॉडरेटर हैं। दोस्तों, एक बात मैं बताना भूल गया था, ये कन्वेंशन की डेट थी 25 फरवरी 2017, समय था 12:15 बजे से 1:30 बजे तक, और तीसरा सत्र था ये हमारा। इस दूसरे सत्र में, तीसरे सत्र में आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस सत्र में हमारा जो विषय है वो है कार्यस्थल पर अन्य सहकर्मियों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाएं हम। इस विषय पर हम बात करेंगे, और इस विषय पर जो बात करने के लिए जो वक्ता हमारे बीच हैं चेतन शर्मा जी, जिनका परिचय दिया जा चुका है। मैं समय क्योंकि कम है, बाकी बातों को न दोहराते हुए तो 1-2 चीजें मुझे मैं को काफी समय से ले जानता हूं, और बहुत इम्पोर्टेंट जो उनका एस्पेक्ट है काम का, वो मैं थोड़ा सा चर्चा करके उनको माइक देता हूं। मुझे एक घटना याद आती है जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले भी हुई थी, वो था केबीसी प्रोग्राम। कौन बनेगा करोड़पति में जब इनका ही एक साथी पहुंचता है हॉट सीट पर, जब सवाल पूछा जाता है फ्रेंड कौन का ऑप्शन उसके पास आता है, तो उसने 3 नाम दिए, 3 मित्रों के नाम दे रखे थे उसने। उनमें एक चेतन शर्मा जी थे, एक उनके सीनियर मैनेजर थे, और एक रिटायर्ड जज थे। तो 3 दोस्तों के नाम उन्होंने बताए। और जब प्रश्न आया कि इनमें से किससे बात करना चाहते हैं आप, तो जवाब मिला कि मैं चेतन शर्मा जी से बात करना चाहता हूं। ये चयन बताता है कि हम तो अपनी प्रतिभा में विश्वास करते ही करते हैं, लेकिन हमारे आसपास वाले भी हमारी प्रतिभा में विश्वास करते हैं। ये चेतन जी के प्रति जो लोगों में विश्वास है, इनके कार्य के प्रति, इनके क्षमताओं के प्रति, उनके ऑफिस में मैं जब भी जाता हूं तो लोग इनसे पूछते रहते हैं चेतन जी ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तमाम चीजों पर डिस्कशन चलता रहता है इनका। तो ये जो एक एक्सेप्टेंस इनको मिली है वहां पर सोसाइटी में, वहां वर्क प्लेस पर इनकी एक्सेप्टेंस है, और देखकर मुझे कभी कभी इसी आपसे और ये क्या नेगेटिव इमोशन नहीं होगा तो चलिए तो मैं चेतन जी को माइक देता हूँ। फिलहाल चेतन जी सॉरी हाँ कृष्णपाल जी
जहां भी हूँ इस सेशन के लिए वॉलंटियर अध्यक्षता के लिए आगे वेरी गुड। चलिए तो वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम संधसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। विद्वान जनों की सभा को आदर प्रणाम करते हुए मैं अपना उद्बोधन आदरणीय पाल सिंह जी सिसोदिया एवं इस आयोजन से जुड़े सभी साथियों, मैं ऐसा अद्वितीय आयोजन करने के लिए आयोजकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और इतने विद्वान और गुणी श्रोताओं से हमारा परिचय कराने के लिए, हमें मिलाने के लिए मैं उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे छोटे भाई और एक अनुकरणीय व्यक्तित्व श्री कृष्णपाल सिंह जी सिसोदिया मेरे सेशन को मित्रों, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि आप जानते हैं कि बड़ के पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ नहीं लगता। छोटी मोटी वनस्पतियां तो पनप सकती हैं मगर पेड़ नहीं लगता। मित्रवर सूर्य प्रकाश जी के उद्बोधन के बाद छोटी मोटी वनस्पतियां मैं लगा सकता हूं, पेड़ नहीं खड़ा करता। तो मुझे ये आप लोग जरा क्षमा कीजिएगा कि मैं उस गुणवत्ता के उस स्तर तक शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं बात करने। मित्रों, मेरा विषय है दृष्टिहीनों का समाज एवं कार्य स्थल पर एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन सोसाइटी एंड एट वर्क प्लेस। Being a totally blind person, completely visually impaired person, हो सकता है और शायद हो जाएगा कि मेरा उद्बोधन, मेरी बातचीत पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्तियों के एकीकरण के प्रति ज्यादा केंद्रित हो, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है। मैं अपने पार्शियली साइटेड मित्रों से उनका एकीकरण होना चाहिए कि नहीं, मैं वो बात नहीं करता, लेकिन चुनौतीपूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्तियों के सामने ज्यादा है। उनके एकीकरण की चुनौतियां अलग ढंग की और उनका समावेशन, उनका एकीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं बायस हूं, लेकिन मेरा ऐसा ना ये सेशन, ये बातचीत, ये मेरी नहीं है, ये आपका सेशन है। और इस सेशन के बाद मैं ये मानता हूं कि हमने एक नई ऊर्जा, नई आशा, नए विश्वास का संचार होना चाहिए और एक आत्मविश्वास विकसित हो कि हम इस समाज का न केवल महत्वपूर्ण अंग है, उत्पादक अंग है, न केवल हम अपनी क्षमताओं को समाज के सामने रख सकते हैं, बल्कि समाज भी इसे स्वीकार करे। ये बहुत महत्वपूर्ण। एक दुष्यंत कुमार की कुछ कविता मुझे याद आ रही है कि इस सेशन के बाद मेरा क्या उद्देश्य है आपसे बातचीत करने का, मैं उसको प्रकट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं कि वो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, तो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मित्रों, मैं थोड़ा सा आपको एक क्लासिकल शास्त्रीय स्वरूप की तरफ दृष्टिहीनता के ले जाता हूँ, विकलांगता के ले जाता हूँ। UNCRPD विकलांगता को किस तरह परिभाषित करता है, इसकी छाया हम RPDF में देख सकते हैं। Persons with disabilities are those who have long-term mental,
फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। लेकिन अब सेकेंड पार्ट और जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो पार्ट है कि in interaction with various barriers may hinder their good participation on an equal basis। जब इस विकलांगता का समाज में उत्पन्न विद्यमान बाधाओं से संक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, तो ये हमारे बीच में हमारा इंटरेक्शन बहुत बढ़ जाता है। अब तक आपका सहयोग चाहूंगा। मैंने कहा था कि ये आपका सेशन है, ये मेरा सेशन नहीं है। हाँ, अगर देखिए मैं कितना बोर हूँ कि आप नहीं सुन सकते तो आप बाहर जाके आराम से एंजॉय करें। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तो हम यहीं रहेंगे, हम इसी बातचीत में हिस्सा लेंगे, यहाँ आपस में। तो चलिए, तो अब जो इम्पेयरमेंट होता है ये हमारा एक दृष्टिहीन का हम सबसे कॉमन प्रॉब्लम। ये एक मेडिकल मॉडल हुआ कि ये हमारी शारीरिक विशेषता, लेकिन समस्या वहां खड़ी होती है जब हम संक्रिया करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं समाज के साथ और हमें वहां बाधाओं का सामना करना है। अच्छा, हम ये देखें कि जिस एनवायरमेंट में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, वो है, हमको बहुत बुरा लगता है जब लोग हमारे बारे में कोई परसेप्शन बना लेते हैं, कोई एक विचार बना लेते हैं कि ब्लाइंड या दृष्टिहीन। हाँ, कुछ लोग कहते ये बड़े विद्वान हो, कुछ लोग कहते नहीं, मतलब वो उपेक्षा है। तो एक परसेप्शन फ्रेम हो जाता है और हम उसके लिए समाज को उत्तरदायी करते हैं और बहुत हद तक ठीक है, हमें ठहरना भी चाहिए। लेकिन परसेप्शन फ्रेमिंग शायद तब से चली आ रही है जब से मानव सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। एक उदाहरण से आपको बात समझा, क्योंकि अभी आप जो उदाहरण दे रहे हैं लेकिन छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करें। एक हलवाई की दुकान के सामने एक आदमी गिलास में कुछ पी रहा है, आपका परसेप्शन क्या करता है? दूध पी रहा हूं। और दूसरा एक आदमी शराब की दुकान के सामने गिलास में कुछ पी रहा है, आपका परसेप्शन क्या बनता है? शराब पी रहा है। जबकि यह भी संभव है कि हलवाई की दुकान के सामने शराब पी जा रही है और शराब की दुकान के सामने दूध पिया जा रहा है, संभव तो है, लेकिन परसेप्शन बनता है। और इसी परसेप्शन को तोड़ने के लिए हमारा सतत प्रयास होना चाहिए और हमें इस परसेप्शन को, इस ढंग के जो परसेप्शन फ्रेम होते हैं उसको तोड़ने के लिए हमें निरंतर क्रिया एक्शन लेना होगा, काम करना होगा और उसी से हम इस परसेप्शन को तोड़ सकते हैं। हम उसको ये नहीं कह सकते कि नहीं, देखिए आपका परसेप्शन गलत है, आप बदल दीजिए, कहने से नहीं बदलेगा। अब हम एक्शन से उस परसेप्शन को बदल। तो मतलब एक और प्रश्न है कि जब परसेप्शन समाज का गलत है, सोच का समाज गलत है, सोचते हमारे सहपाठी गलत है, सहकर्मी गलत है, तो उससे परिवर्तित करने कौन करेगा? भाई गलत तो उनका है, तो वो परिवर्तित करेगा। लेकिन फिर मैं एक दूसरा उदाहरण देगा। हमारे घर में चोर चोरी करने आते हैं, उनसे हमारे सामान को बचाने के लिए हम सुरक्षा कौन करते हैं? हम करते हैं कि चोर करते हैं? हम करते हैं। गलती चोरों की अगर उपाय किसको करना है? हमको करना है। तो उसी तरह इस परसेप्शन को बदलने के लिए, हमारे एकीकरण करने के लिए काम करने का दायित्व हमारा, हमको ही करना। नो इंटीग्रेशन से मैं क्या समझता हूं वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं और फिर जब सत्र के अंत में हम बात करेंगे कि ये आप लोगों से भी सुनेंगे और आपके विचारों का हम लोग लाभ उठाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जिस दिन भाई कृष्णपाल सिंह जी की पहचान
भाई संदीप जी की पहचान, भाई सूर्य प्रकाश जी की पहचान होगी, यानी कि हर दृष्टिहीन की पहचान उसकी क्षमताओं, उसके विवेक, उसके बौद्धिक एबिलिटी, उसके समर्पण, उसके जो अचीवमेंट्स है उनसे होने लगे, बजाय उसकी शारीरिक कंडीशन के। वो एक लोग भूल जाए कि कृष्णपाल जी दृष्टिहीन है, लोग भूल जाए कि सूर्य प्रकाश जी को कम दिखता है, लोग भूल जाए कि भाई संदीप त्रिवेदी नहीं देख सकते, लोग केवल उनकी क्षमताओं को याद करें, तो ये एकीकरण की बात बन जाए। अब देखिए, एकीकरण हमारी क्षमताओं को, सब में होती है क्षमताएं, लेकिन जब एकीकरण का प्रश्न आता है ना, तो हमको बड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। और अब मैं बात प्रारंभ कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे। ऐसे कौन से साधन हैं जो हमको इंटीग्रेट करते हैं समाज में, और समाज में हम अपना लोहा जिनके माध्यम से मनवा सकते, चाहे आप छात्र हो, चाहे आप कहीं किसी कार्यालय में कार्यरत हो या अपना व्यवसाय रखते हो, अपने आसपास विद्यमान सभी या अधिकांश मित्रों की, सहपाठियों की कमजोरियों और वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को, कमजोरियों और शक्तियों को ठीक से उनका विश्लेषण करें और अपनी शक्तियों और कमजोरियों का भी ठीक से विश्लेषण। आपके यहाँ आसपास कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कंप्यूटर के संबंध में कुछ कम जानते हैं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जिनको कम है, जिनको इनकम टैक्स की गणना करने तक नहीं आती, जिनका ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष में बहुत कम है, उन क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करें। और जब भी बात करें इनकम टैक्स के बारे में कुछ पूछना है, कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछना है या कुछ गाइडेंस चाहिए, तो फिर हवाला कृष्णपाल जी का दिया जाए, हवाला संदीप त्रिवेदी जी का दिया जाए, बात सूर्य प्रकाश जी से। तो ये इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा है कि आपको एकीकृत करने में मदद, लेकिन खाली इससे भी बात नहीं थी। अभी मनोविज्ञान की भाई आकाश जी अपने फील्ड के, अपने क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, अभी वो बात कर रहे थे। मैं मनोविज्ञान की बात करता हूं। मित्रों, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिस आदमी को पसंद करते हैं उसकी बुराइयां हमें दिखाई नहीं देती, और जिसे पसंद नहीं करते उसकी हमें अच्छाइयां दिखाई नहीं देती। ये सत्य है, और इस सत्य का हम अपने इंटीग्रेशन के लिए फायदा उठा सकते। वो कैसे? देखिए, यहां मैं जो आगे बात करने जा रहा हूं, मेरा अर्थ ये कदापि नहीं है कि हम अपने आत्मसम्मान, अपने गौरव और अपने सेल्फ एस्टीम से कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने जब बात रखने का मौका मिले, अपने किसी चीज का विरोध करने का अवसर आए, तो हमको विनम्र होना पड़ेगा। वो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी मीठे वचन थे सुख उपजे चंगो, वशीकरण एक मंत्र है तस्बे वचन कर। ये चीज फर्क पड़ता है। देखिए, मैं अगर हमको कोई आदमी ये बात कहे कि आप यहां गलत हैं, हो सकता है वो वास्तव में वो खुद गलत है, लेकिन उसको रेजिस्ट करने का तरीका हो सकता है जिससे उस आदमी को लगे कि हाँ, वो वास्तव में गलत था और हम गलत थे। न क्योंकि वो हमें पसंद करे और हमें एप्रिशिएट करे, हमारी अच्छाइयों को एप्रिशिएट करे, उससे दो चार चीजें अच्छी हो सकती। भाई कृष्णपाल जी, सूर्य प्रकाश जी, संदीप जी और मेरे अन्य मित्रगण अच्छी तरह जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी कला, संपर्क बनाना। हमने, आप सब अगर मेरी बात से सहमत या सहमत हो जैसा बताइएगा, अगर हमारा बर्थडे हो और सुबह सुबह फोन बजने लग जाए कि बहुत बहुत बधाई, आप हजारों साल जिए और सुखी रहे, और इस तरह की बधाई आना शुरू हो, तो हमें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो हम क्या वो अपने सहपाठियों को, सह मित्रों को ये करते हैं क्या हम इसको एक आदत बना सकते हैं क्या, जिससे ही और शी फील गुड कि भाई इस आदमी ने हमें याद किया। एंड अगर वो जितना जल्दी फील गुड करना शुरू करेगा,
उतना जल्दी आपको एप्रिशिएट करना भी। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन पर हम बात कर रहे थे, इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या हम एक अपने आप में, वैसे हर व्यक्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम एक अच्छे वक्ता के रूप में अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें। अमेरिका के एक सांसद थे 19वीं शताब्दी के शुरू में, वो डेनियल वेबस्टर, उनका ये मानना, उन्होंने एक जगह लिखा कि अगर मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया जाए और केवल बातचीत करने की क्षमता को छोड़ दिया जाए मेरे पास, तो मैं बाकी सब चीजों को धीरे धीरे प्राप्त कर लूं। इसका मतलब कि बातचीत करने में कुशल व्यक्तियों के पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे वो अपने एकीकरण को, अपने उसको बढ़ावा दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी इमोशंस वर्सेस प्रोफेशनल रेस्पॉन्सेस। पूर्व सेशन में ये प्रश्न आया था कि हम इमोशनल जो हमारी रेस्पॉन्सेस हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं। मैं इस पे एक बात बोलता हूं कि अगर कहीं भी हमको ऐसा लगता है कि जो बात हमारे पसंद की नहीं हो रही है, तो एक नियम बना लीजिए कि हमको इमीडिएटली, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। लेट अस हैव सम थॉट प्रोसेस ओवर इट एंड देन हम रेस्पॉन्ड। अपने आप हमारे रेस्पॉन्सेज में और हमारी बातचीत करने में एक प्रोफेशनलिज्म आ जाए। हम सभी लोग कार्यस्थल, ज्यादातर लोग कार्यस्थलों से संबंधित है, उनपे और सब लोगों पे एक बात लागू होती है। मैं किसी नैतिक या आदर्शवाद के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा, विकासवाद के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं। जो पूर्णतः दृष्टिहीन व्यक्ति हैं, उनके लिए, हमारे लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए जब भी कार्यस्थल पर जाए, समय से कुछ समय पहले, निर्धारित समय से पहले पहुंचना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इसलिए नहीं ये कोई नैतिकता का विषय, इसलिए नहीं कि ये आदर्शवाद का बात, इसलिए कि हमारा स्वार्थ, हमारा हित उसी में जुड़ा। इसलिए एक, अगर हम किसी नई जगह ज्वाइन करते हैं, हमको उस समय से पहले पहुंचेंगे, भौगोलिक वातावरण को समझने में पहले पहुंचने से मदद मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग, एक सेपरेट हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफिस में बन जाएगा, कार्यालय में बन जाएगा कि जब भी जल्दी आने वालों का नाम लिया जाएगा तो हमारा नाम पहले है। तो उससे हम एक अच्छी चीज से रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो अब मित्रों, ये दो चार हम लोग बात कर रहे थे, टिप्स की बात की। एक चीज और मैं समझता हूं कि जो बहुत जरूरी है वो है सेल्फ मार्केटिंग। मेरा काम कोई और कर देगा, मैं क्या XYZ कोई भी आदमी क्या विशेषज्ञता रखता है उसका कोई और मार्केटिंग करेगा, ऐसा नहीं है। हमें अपनी मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। हम अपनी मार्केटिंग को कोई दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन एक बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज ये कि उसमें बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी नहीं, उससे थोड़ा सा, जितना हमको आता है उससे कम ही बात। अब और कुछ समय जब हम अपनी क्षमताओं को, अपनी बातचीत को लोगों के सामने लाएंगे, तो फिर वो निश्चित रूप से और लोग भी उन चीजों को कोट करना शुरू करेंगे। इसी क्रम में एक और चीज जो मैं बहुत महत्वपूर्ण, शायद सबके लिए है लेकिन दृष्टिकोण के लिए बहुत ज्यादा है, हमारा नेचर, हमारी जो बातचीत करने का ढंग है वो अनहेजिटेटिंग होना चाहिए। हमको हेजिटेट नहीं कर, कोई चीज नहीं आती तो पूछना चाहिए, और अगर कोई चीज आती है तो बताने में भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देख लेना चाहिए कि
अगला आदमी हमको सुनने को तैयार है भी कि नहीं, उसके बातचीत करने के ढंग, उसके रेस्पॉन्ड करने के ढंग से वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो हमारी बात सुनने को तैयार है। यानी कि सही समय पे सही बात की जाए तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सही समय पे सही काम ना करने का एक बड़ा रुचिकर उदाहरण आपके सामने देता हूं कि 4 आदमियों ने सोचा कि ऑटो रिक्शा खरीद लिया जाए और पैसे कमाए। उन्होंने ऑटो रिक्शा खरीदा और उस ऑटो रिक्शा में कोई भी बैठने नहीं आया। क्यों नहीं आया? भाई 3 तो पीछे बैठ गए थे, 1 आगे बैठा। उन्होंने सोचा यार ये कारोबार तो चलता नहीं, तो अब ऐसा करें इस ऑटो को पहाड़ से धक्का दे देते हैं। खूब धक्का लगाया, बहुत ताकत लगाई, पर वो ऑटो पहाड़ से नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा भाई? 2 आगे से लगा रहे थे, 2 उन्होंने सोचा यार ये काम की बात नहीं बनी, चलो एक गैरेज खोल लिया जाए। गैरेज में एक भी आदमी को ठीक करवाने नहीं आया। क्यों नहीं आया? गैरेज फर्स्ट फ्लोर पे खोल लिया। तो उन्होंने सोचा आजकल रेस्टोरेंट बहुत चलता है, तो रेस्टोरेंट खोल ले। रेस्टोरेंट खोल लिया, फिर एक भी कस्टमर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बोर्ड चेंज करना भूल गए। उन्होंने सोचा यार सेल के थ्रू आजकल सब कुछ चलता, चलो एक सेल लगाते हैं। उन्होंने वो अंतिम संस्कार के टाइम जो कार्यक्रम होते हैं उनकी सेल लगा दी, 1 पे 1 फ्री। सबकी मारने आ गई। तो ये सही समय पे सही काम करने का भी अपना इम्पोर्टेंस है। एंड अपनी बात को क्रम में मैं लास्ट चीज जो हाईलाइट करना चाहूंगा, जो हमारे पूर्ववर्ती सेशन से जुड़ी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए परसेप्शन फ्रेम होते हैं। एक साइटेड आदमी का बॉडी लैंग्वेज अगर डिफेक्टिव भी है, उसको कोई ब्लेम नहीं करेगा, उसको उसकी दृष्टिभंगता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन चाहे हम पसंद करें या नहीं, हमने अगर ऐसा कुछ किया, कोई बॉडी लैंग्वेज ठीक मेंटेन नहीं की, तो हमारी दृष्टिहीनता के साथ उसको जोड़ दिया जाए। और हमको इस परसेप्शन से, इस चीज से लड़ना है, संघर्ष करना है। तो इसके बहुत जरूरी है कि इम्पोर्टेंट हम अपने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करें। यस, आई एग्री कि हम उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनके साथ उसकी तरफ फेस करके ऐसे वी आर लुकिंग एट देम, इस ढंग से तो बात करते। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था कि मैं आपसे करूं, और इन पे आप लोग इतने विशेषज्ञ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से आप लोगों का इनपुट भी चाहेंगे, आप लोगों को भी सुनना चाहेंगे, आप लोगों के प्रश्न भी सुनेंगे। और अब मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए भाई कृष्ण, इस सत्र के अध्यक्ष भाई कृष्णपाल जी को आमंत्रित करूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें, और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेंगे। इस सत्र की एक विशेष और खास बात यह है कि हम जो 3 लोग इस सत्र को कर रहे हैं, उसमें सूर्य प्रकाश और चेतन जी दोनों ही मेरे मार्गदर्शक। वो इस तरह के जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सब लोग चर्चा करते थे कि सूर्य प्रकाश जी की मेरिट है। मैंने सोचा सूर्य प्रकाश जी की मेरिट है तो क्यों ना अपन भी मेरिट में आ सकते हैं। तो वो काम मैंने, तो उस तरह से उनका मार्गदर्शन लेके मैंने वो काम किया। फिर चेतन जी का काफी सुनते थे, बैंक में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग उनसे बार बार पूछते हैं ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए। तो इस तरह से मैंने भी इन प्रशासनिक सेवाओं में आने का सोचा। मैं क्या बहुत अच्छा स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन बहुत छोटी छोटी 3-4 बात आपको बताना चाहता हूं। एक तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं भी कोई शिक्षक हो या अधिकारी हो या और कोई मिनिस्ट्रियल स्टाफ में हो, तो कुछ 10-20% लोग क्या करते हैं, साहब हम तो गाएं देते, ये हम नहीं कर सकते। ये जो नहीं करना है ना, ये तो होना ही नहीं चाहिए। मेरे ऑफिस में जब मैं शुरू गया तो बात के साथ जयपुर में मीटिंग है, कौन जाएगा,
साहब एफए साहब तो तमाम मीटिंग में बिजी है। अच्छा यो साहब, अरे यार ये तो मैंने तुरंत कहा नहीं मैं जाऊंगा, आप मीटिंग अटेंड करेंगे क्या साहब, मौका दीजिए। तो हम समाज में जब तक अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे नहीं तो ठीक है, और कहीं यहाँ ठीक है, ब्लाइंड है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, आपसे जब कोई अभिवादन करे, और छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्व होता है इसका, नमस्ते सर, तो जो भी हो, गुप्ता जी नमस्ते, उसका जो भी नाम हो या सरनेम हो, हाँ गुप्ता जी नमस्कार 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 वर्मा जी, तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपकी इमेज बनती है। अरे देखो साहब ने मेरा नाम याद है, या आप शिक्षक हैं, देखो गुरुजी को मेरा नाम याद है। एक और तीसरी बात यह है, चाहे कोई आपसे पद में छोटा हो, पियोन हो, बाबू हो, कोई भी हो, आपको चाय पिलाने वाला हो, कोशिश ये करें कि उसको जी लगा के, ऐसे नहीं कहा आप अरे मुनि इधर आप, ऐसे नहीं, मुनि भाई जी आप इधर आओ, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक और बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी प्रभावशाली है कि आप जब जिसकी ऑफिस में बैठे हो, आप विद्यालय में हो या किसी कार्यालय में हो, तो आप आसपास के वातावरण को इतनी विजिलेंट रहे, बिल्कुल क्या हो रहा है, बच्चा आपसे आपको पता रहना चाहिए कौन आया कौन नहीं आया। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होनी चाहिए। आपके पास में एक व्यक्ति है, आप किसी अफसर के पास बैठे हैं, एक व्यक्ति ने पूछा कि मोबाइल नंबर, आपका जो अफसर है वो इधर देखेगा पेन, या आपका कोई जो भी साथी है फटाफट पेन ढूंढ के फटाफट वो माइक को, फटाफट जो पेन को और कागज को टटोलने की कोशिश करेगा। तो आप उस समय ये कह सकते हैं, अगर पेन नहीं मिल रहा हो, सर क्या नंबर नोट करना, तो कहेगा हाँ सर आप बोलिए एक बार। वो सामने कोई फोन पे बोल रहा है, आपका जो सामने बैठा व्यक्ति वो बोल देगा, आपने वो नंबर के सर आप नोट कर लोगे, हाँ सर, आप नंबर तुरंत याद कर लीजिए। उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और यार आपको एक बार में याद हो गया। ये समाज में, आपके ऑफिस में इमेज बनाने की बहुत बड़ी कला है। मैं चेतन जी को देखता हूँ, हालांकि मेरे को इस सत्र का अध्यक्ष बनाया क्योंकि ये दोनों ही बहुत बुद्धिजीवी है और मेरे मार्गदर्शक है। मैं पुनः सूर्य जी को देता हूँ मॉडरेटर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के लिए, चेतन जी और एपी भाई, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस सत्र में जो आपने जानकारी अपने अनुभव के साथ हमारे साथ साझा की है, वाकई हम सबके लिए बहुत लाभदायक हुई, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं हमारे सामने जो ऑडियंस है उसके मैं चाहूंगा कि अगर आप इसमें कहना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो सवाल हो आपके तो आप बताएं। तो एक बार वॉलंटियर्स को जो पूछना चाहे उनके पास माइक है। जी, मैं प्रतीक अग्रवाल। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत ही उपयोगी और बहुत इंसाइटफुल सेशन हमारे सामने रखा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉर्मली हम अपने काम में और अपने काम से लोगों को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैंने जैसा फील किया बहुत सारे केसेस में जो वर्क प्लेस का जो फन पार्ट है, जो उसका जो मजा उठाना है या अपने साथियों के साथ जो कुछ अच्छे एंटरटेनिंग काम करने हैं, उसमें मैंने देखा काफी सारे ब्लाइंड साथी जो हैं वो उसको नहीं कर पाते। तो उसके लिए अगर कोई टिप दे पाए तो वो शायद बहुत उपयोगी साथी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात, मैं इनसे 100% एग्री करता हूँ। और किसी भी ढंग से ये जो पक्ष है ये कार्यालयीन संस्कृति का कोई कम महत्वपूर्ण भाग नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें इसके लिए एक होमवर्क हमको करके तैयार रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई कल्चरल एक्टिविटी, कोई फंक्शन, कोई ऑफिस का में किसी के यहाँ शादी होती है, कुछ ऐसा होता है, तो ऑफिस में एक या दो आदमियों से जरूर ऐसा रिलेशनशिप, प्रगाढ़ संबंध विकसित कर दें जो उस समय आपके लिए जहां जहां आपको इंटरवेंशन और सहायता की जरूरत है वो मदद कर सके। क्योंकि उसके बिना आपको अगर वो आइसोलेशन फील होगा तो वो फंक्शन अटेंड करना आपके लिए नाइटमेयर हो जाएगा। तो कोई ऐसा एक दो लोग जरूर रखें जिनके लिए प्रगाढ़ता विकसित करें। और देखिए, प्रगाढ़ता विकसित मैं मानता हूं कि हम दृष्टिहीन हैं, ये सत्य है, और कुछ समय तक हमारे संबंध आरंभ में सहानुभूति के आधार पर बनते हैं, बाद में सब गिव एंड टेक का हिसाब है।
तो अब बात घूम फिरती है कि 2-4 व्यक्ति ऐसे जरूर हो जिनसे बहुत प्रकार संबंध हो और उनको हम कुछ दे सके ताकि वो हमें इस ऐसे अवसरों पर सपोर्ट कर सके। जी एक सवाल और है जो मेरा केपी सर से है, वो ये है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न ये था कि सर जो क्योंकि हम जब सीनियर पोजीशंस को होते हैं तो होता ये है कि जो जूनियर स्टाफ होता है वो कई बार झूठ बोलता है, फिर मतलब कि बातों को छुपाने की कोशिश करता है, या फिर इशारे से मतलब कि दूसरा कलीग बेटा उसको इशारे से वो समझा देगा। ये कई बार ये चीजें हो जाती है। उस समय लगता है कि यार हम असहाय था महसूस करते हैं कि ये निर्णय क्या लेंगे, क्योंकि आप ऑफिसर की पोजीशन पे हैं तो आपको कई पनिशमेंट भी देने हैं, कई चीजें और भी करनी है, तो उस तरह की चीजें होती है। उसको हैंडल करते हुए लगता है कि एक समस्या तो है, वो कैसे किया जाए? वो समस्या तो है, जैसे आपके पास कोई फाइल आई है या कोई मैटर लेके आया है, उस समय आपको लगता है कि 2 लोग मिलके मैनिपुलेट कर रहे हैं या कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनको ये कहिए ठीक है आप अपनी बात रखिए, निर्णय आप उस समय मत लीजिए। निर्णय के लिए आप कहिए ठीक है आपने अपनी बात कह दी, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। ऐसे अगर कोई फाइल है वो अगर बदमाशी करा वो चलिए सर बहुत अर्जेंट है सर, बहुत अर्जेंट है सर, तो उसके आप साइन कर ही दीजिए। अरे क्या है भाई सर, इसमें कुछ नहीं है, आप तो साइन कर दीजिए। तो ऐसे समय में नहीं ठीक है बहुत अर्जेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ उसको, अभी आप रख दो, मैं थोड़ा फ्री होके उसको देख के फिर आपको बात। तो ऐसे में फिर क्या वो बदमाशी नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर फर्दर क्वेरी सर जी? संतोष, थैंक यू। मैं डॉक्टर RS पानवरिया हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि दृष्टि नुकसान एक समस्या ये भी है, यदि वे अपनी क्षमताओं का उचित दोहन करने लगे, एक मानवीय स्वभाव होता है उनके सहकर्मियों का, उनसे जेलसी होती है। और ये किसी भी मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में 12-15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, तो मान लीजिए आप बहुत अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छा वक्ता हैं, तो कुछ किन्हीं समय पे ये नहीं किया जाता है कि आपको जानबूझकर आपकी अनदेखी की जाए। अब उस समय आप संवेग नियंत्रण करें, और दूसरी बात उस मौके पर फिर वापस हासिल करें, और अगर कर लेते हैं और उसके साथ जैसे मान लीजिए बहुत अच्छे कवि हैं आप या बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं, तो जो आपका स्टाफ है वो आपको उस जो आपकी क्षमता उसको दोहन करने के बजाय आपकी कोई माइनर चीज ढूंढेगा और आपको उस समय फील कराएगा कि यू आर लेस देन मी। तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? थैंक यू। बिल्कुल सही बात कही ने। देखिए एक शाश्वत सत्य ये मान लीजिए पहले तो, नोबडी किक्स ए डेड डॉग, मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। अगर आपसे ईर्ष्या हुई है मतलब आपने कुछ तो है। और ये देखिए चीजें डिप्लोमेटिक होती है और केस टू केस डिफर। मैं मानता हूं कि जैसे ही आदमी के लिए चाहे मनुष्य स्वभाव के लिए सबसे कठिन कार्य अगर कुछ होता है वो ये होता है कि वो दूसरे का यश बचा सके, ठीक है, और उसमें भी दृष्टिहीन का यश, वो तो बहुत ही मुश्किल तो कठिनाई तो है। लेकिन हमको ऐसे पॉइंट, ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे इस तरह के जो रेमेडियल एक्शन है वो लेने पड़ेंगे उस स्थिति के अनुसार, जो सुनने वाला स्वतः ही कहते कि नहीं ये जिसने कहा है वो गलत है, ये थोड़ा सा इसमें पेन और कभी कभी हो सकता है उपेक्षा भी बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। हमको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, हमको उचित मौके की तलाश करनी पड़ेगी, हमको अपने सेंटिमेंट्स के थ्रू अपने इमोशंस से कैरिड अवे नहीं होना, चाहे जो हो जाए थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना। हेलो सर, मेरा नाम अली है। सर आपने भी सेल्फ मार्केटिंग की बात की, तो सर दो चीजें मैं देखता हूँ कि एक होती है इंडिविजुअल मार्केटिंग जो अपने गुणों की करता है व्यक्ति, और एक होती है कम्युनिटी की। जैसे सपोज करिए कि हम कई बार लोगों से मिलते हैं और अपने स्मार्टफोन जब निकालते हैं तो उनका स्वतः सवाल आता है कि ये कैसे चलाते हैं, तो हम अगर ओरली बोल के देखें तो वो नहीं समझेंगे, फिर उन्हें समझाना पड़ता है। तो वो मार्केटिंग करने में तो ज्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि उसमें एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए हम बोलते हैं। लेकिन जब हम क्वालिटीज को डिफाइन करने की कोशिश हम करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वी आर ब्लोइंग आवर ओन ट्रम्पेट। तो ये ब्लोइंग आवर ओन ट्रम्पेट और सेल्फ मार्केटिंग के बीच का बैलेंस कैसे बनाया जाए? वेरी बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी एक पहले उदाहरण देता हूँ, फिर वो ब्लोइंग सेल्फ ट्रम्पेट वाली बात आ जाएगी, लेकिन एक उदाहरण
अभी भी एक तो पहली बात ये है कि हमको जो है ना, हम जो कर सकते हैं, अगर हम 100 कर सकते हैं तो रिमेन अराउंड 80 to 85, 90, इससे ऊपर मत जाइए। हर आदमी खाना खाता है, जहां हमने तो को 110 120 किया कि उसको सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि झूठ। एक चीज तो वो ना हो। और सेकंड चीज क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब कीजिए तो अपने एबिलिटी की मार्केटिंग, लेकिन ऐसा शो मत नहीं। कैसे मैं जाके कहता हूं कि भाई देखिए साथियों, मुझे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन का पूरा नॉलेज है और आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बोलिए। नहीं, ऐसे बात नहीं। जब इनकम टैक्स की गणना की कोई बात चल रही हो तब अपने आप को इंसर्ट कीजिए, वहां डाल दीजिए और एक अथॉरिटी के साथ डालिए कि लोग अपने आप ये विश्वास कर ले कि आप में ये क्षमता है। मतलब जो हम कर रहे हैं शुड साउंड अनइंटेंशनल। आपको लगना चाहिए, उनको ये लगना चाहिए कि ये सहज प्रक्रिया का हिस्सा है। इस बंदे ने ही इज नॉट ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ, नहीं, ये तो हमको गाइड कर रहा है। ये अगर ये सब स्ट्रेटेजी लेंगे तो ज्यादा दो चीजें हैं मैंने नोट की हैं कि एक तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है जिसपे आपकी इनपुट चाहूंगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलसी, ग्रुप डायनामिक्स, ये हर प्लेस का पार्ट है। और चाहे सामान्य व्यक्ति हो या विशेष आवश्यकता वाले, उन्हें स्किलफुली से डील करना आना चाहिए। हम स्पेसिफिकली विक्टिमाइज फील करते हैं कई बार इस चीज को लेकर, जबकि वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। दूसरा मेरे को लगता है कि हम लोगों को हर पर्सन की नीड है कि वो एक्नॉलेजमेंट चाहता है, इम्पोर्टेंस चाहता है। अगर अपने सीनियर और सबऑर्डिनेट को कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट जो रियल में उनको पिक करके अगर अपन एक्नॉलेज करें और रिस्पेक्ट शो करें तो आई थिंक एक जेन्युइन रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको यहाँ पे सम्मान और एक्नॉलेजमेंट जिसकी बेसिक नीड नहीं हो। तो ये दो चीजें मेरे को लगती है। और जितनी दिन हम दूसरे की नीड का ख्याल रखें, फॉर एग्जाम्पल अपन मछली पकड़ने एक आदमी जाता है तो कांटे में क्या लगाता है, बताइए क्या लगाया जाता है कांटे में? चारा। और हम लोगों को तो चारा पसंद नहीं, फिर कांटे में चारा क्यों लगाते हैं? मछली का पसंद है ना, नेगेटिवली करते हैं ना इस एग्जाम्पल। हर इंसान की नीड्स और जरूरतें अलग होती हैं। तो क्या हम सामने वाले व्यक्ति की नीड, उसके पर्सपेक्टिव और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पैथी के साथ उसकी चीजों को देख के उसके साथ डील करें हर व्यक्ति के साथ डिफरेंटली, तो फ्लेक्सिबल होके। तो ये कुछ चीजें मेरे को लगता है करने से हम अपने बॉसेस और सबऑर्डिनेट दोनों से कुछ चीजों का अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। बट मेरा मान ये इस पे आप भी थोड़ा सा और इनपुट दीजिए आपके बारे में। देखिए, अब जो मैं बात कह रहा हूं ये फिर एक निदान अपना स्थान बनाने में एकीकरण मेरा एकमात्र लक्ष्य है। और उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब भी किसी कार्यालय में आपका पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है, जल्दी से आइडेंटिफाई कीजिए कि वहां का किन कौन, किसकी ओपिनियन को लोग ज्यादा सुनते हैं और उसकी ओपिनियन अपने लिए पॉजिटिव बहुत हेल्प करेगा। बी डिप्लोमेटिक, कोई इसमें ईगो का इशू नहीं बनाना है, क्योंकि जो हम अगर जिस आदमी की लोग ज्यादा बात मानते हैं वो आपके बारे में कुछ अच्छा कहेगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा। और अगर हम खुद कहें या कोई जिनकी कोई सुनता ही नहीं है वो लोग कहेंगे थोड़ा। सेकेंड चीज ये बिल्कुल देखिए, एक चीज सबको पसंद है और वो है एप्रिसिएशन। ठीक, मैं यहाँ पे वो साइकोफेंसी की चमचागिरी की बात नहीं, हर आदमी की, मैंने कहा था ना कि स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और उन स्ट्रेंथ्स का, उन शक्तियों का, उन खूबियों का उल्लेख करने से मत चूकिए। खामियों को भूल जाइए और उनकी खूबियों को खूब बार रिपीट कीजिए और वो आदमी आपके प्रति पॉजिटिव हुए बिना रह ही नहीं सकता। कोई मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ। एक बात और कह रहा हूँ कि जैसे हमारे बहुत से साथी प्रिंसिपल बने, चेयरमैन बने, तो यूनियन बैठी, तो वो कहते साहब ये तो वो कह रहा है, इसका मेरे ऑफिस में भी ये सब जगह होता है। तो आप बात सभी की सुने और कभी भी निर्णय तुरंत नहीं लें। जैसे एक ने आगे कहा आप वो तो ऐसे कर रहा था, जल्दी चला गया, तो हम क्या करते हैं कि तुरंत
अच्छा ऐसा है, तुरंत निर्णय ले लेते हैं। जबकि आप जिसने कहा ठीक है उसको वॉच करो, दूसरे जिसके लिए कहा कि वास्तव में वो जल्दी भागता है या लेट आता है या काम नहीं करता है या उसके आउटपुट क्या है। तो अगर हम विश्लेषण करके सोच समझ के विवेक के साथ निर्णय लेंगे तो मेरे ख्याल से जो यूनियनबाजी जो होती है ना उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी टिप्स दी जितेंद्र जी आपने और केपी भाई आपने भी बहुत टिप्स में बहुत, हालांकि आपने कहा कि मैं बोलना कम पसंद करता हूं लेकिन आपने बहुत संक्षेप में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत सहभागिता के लिए। बड़ी इनिशियल कुछ दौर में कुछ समस्याएं रही, उसके बाद बड़े अच्छे से हमारा एकत्र चला। तो आप लोगों की सहभागिता के लिए भी मैं आप लोगों का साधुवाद देता हूँ। इसके बाद इस सत्र को समापन से पहले मैं इस सत्र के हमारे वक्ताओं के लिए और मोमेंटोज के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा सत्र पुष्कर कन्वेंशन का। उम्मीद करते हैं आप सबको जरूर पसंद आया होगा। और जो हमारे सर्विस लाइफ में जिस तरह की एक दृष्टिहीन होने के नाते हमें जो दिक्कतें आती हैं, या हमें ऐसा कई बार लगता है कि शायद हमारे साथी कर्मचारियों के साथ हमारा समायोजन ठीक से नहीं हो पा रहा है, हमारा एकीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा, या हमारी योग्यताओं का सही दोहन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमारे वक्ताओं ने जो बहुमूल्य टिप्स दिए हैं उससे जरूर हम सबको मदद मिलेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और वास्तव में ये सोचने का काम भी हमारा ही है कि क्या तरीका अपना करके हम अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। हमको पता है कि हम योग्य तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हम क्या करें, हम किस प्रकार उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करें, हमारे सहकर्मियों को ये समझाने की कोशिश करें कि हम शायद सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम कर सकते हैं वो हम आप सबसे भी कई गुना ज्यादा बेहतरी के साथ कर सकते हैं। तो सब कुछ हमारे वक्ताओं ने कह दिया है। मेरे ख्याल से कहने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं छोटी छोटी कि हमें हमारे स्टाफ में शामिल जरूर होना चाहिए, बैठना जरूर चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमें करना चाहिए। शुरू में जब मैं भी जॉब में आया था तो कुछ समय तक मुझे अपने दोस्त पूछा करते थे कि यार क्या संदीप ये बताओ, ऐसा होता है कि आपके सभी स्टाफ वाले झुंड बना करके बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं और आप अलग बैठे रहते हैं अकेले? तो मैं कहता था नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मैं तो साथ में रहता हूं सब लोगों के। तो कहते, वो बताते थे कि यार हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमको तो कोई पूछता नहीं है। तो ये वजह क्या है, कोई क्यों नहीं पूछता है? शायद हम ऐसा महसूस कराते हैं कि हम अलग ही रहने वाले हैं, या हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, योग्य तो हम हैं, लेकिन उनको ये एहसास कराना भी हमारा ही काम है कि हम कितने उपयुक्त हैं। तो दोस्तों, आप सबने इस सत्र को ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि इससे संबंधित आप लोगों के सुझाव, प्रतिक्रियाएं अगर आएंगी तो हमें और ज्यादा खुशी होगी और हम वक्ताओं तक भी वो प्रतिक्रियाएं पहुंचाएंगे। और यदि आप कन्वेंशन में नहीं आ सके और अब भी कोई प्रश्न है इससे संबंधित तो जरूर पूछें। हमारे इस ग्रुप में 60-70% जो साथी हैं वो सर्विस में हैं, यानी जॉब करते हैं। तो ये सत्र जॉब करने वाले हमारे मित्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और हो सके तो प्रश्न भी पूछें। अब हम मिलेंगे चौथे सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।